नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मेन बैटल टैंक को लेकर और आजकल की लड़ाई में इन्फेंट्री यूनिट की जिस व्हीकल को सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो टैंक्स होते हैं, जबकि पहले इनको इन्फेंट्री यूनिट की सबसे ताकतवर और सबसे सेफ व्हीकल कहा जाता था। लेकिन मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के आने के बाद और रिसेंटली लो कॉस्ट लॉटरिंग मुनिशंस और क्वाड कॉप्टर बेस्ड बॉम्ब्स के आने के बाद ये मॉडर्न टैंक्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बन चुके हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कर भी रहे। और ये चुपके से ऊपर से आके टैंक के ऊपर, टर्रेट के ऊपर बम गिरा के चले जाते, जिसका इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स को पता तक नहीं चलता है और इसी वजह से अभी टैंक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे टैक्टिक्स को ज़्यादा मात्रा में सबसे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था और खास करके यूक्रेन की तरफ से रशियन टैंक के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया था और इसमें इनिशियली रशियन टैंक्स को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था, जिसको देखने के बाद रशिया की तरफ से अपनी टैंक्स में कुछ अनकन्वेंशनल अपग्रेड्स को करने का फैसला किया गया था, जिसमें वो टरेट के ऊपर एक केज को बना दिए थे और धीरे धीरे रशिया की तरफ से अपनी सभी टैंक्स में इसको बनाने का फैसला किया गया था। खास करके जो यूक्रेन में ऑपरेट कर रहे थे टैंक्स, उसमें इस अपग्रेड को करने का फैसला किया गया था ताकि कोई भी क्वाड कॉप्टर आके ऊपर से बम गिरा के ना चला जाए। इसे एक फुल प्रूफ सोल्यूशन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये किसी भी क्वाड कॉप्टर से गिराए जाने वाले सस्ते बॉम्ब्स या लो कॉस्ट लॉटरिंग मुनिशंस को डायरेक्टली टैंक की टरेट को हिट करने से रोक सकता है। और ये जो तरीका था, इसको अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपनाना शुरू किया जा रहा है और अभी इंडियन आर्मी की T-72 टैंक्स को भी सेम तरीके की मॉडिफिकेशन के साथ देखा गया। खास करके लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में जो टैंक्स हमारे डिप्लॉयड है, उसमें अभी इसी तरीके की कोप केज डिजाइन को अडॉप्ट करता हुआ दिखाया गया और उम्मीद किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये हमारे टैंक्स के ऊपर होने वाली किसी भी लॉटरिंग मुनिशन अटैक से या क्वाड कॉप्टर अटैक से इनको सुरक्षित रखने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आज यानी कि 20 अक्टूबर 2023 को इंडियन नेवी को विशाखापट्टनम क्लास की यानी कि प्रोजेक्ट 15B क्लास की एक और डिस्ट्रॉयर को डिलीवर किया गया। इस वेसल का नाम INS इम्फाल होने वाला है और इसे ऑफिशियली आज मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया। ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा वेसल है और अभी ये इंडियन नेवी की डिस्ट्रॉयर फ्लीट में सबसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर भी होने वाला है। ये करीब 165 मीटर लंबा और इसकी डिस्प्लेसमेंट करीब 7500 टन के आसपास की है। अब इस क्लास की पहली वेसल यानी कि INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था, यानी कि इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। जिसके बाद दूसरी शिप यानी कि INS मुर्मुगांव को 18 दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था और अभी INS इम्फाल को डिलीवरी टाइमलाइन से लगभग 2 महीने पहले इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया। इसमें पहली बार कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सी ट्रायल्स को करना शुरू किया गया था, जिस वजह से इसकी सी ट्रायल को जल्दी कंप्लीट कर दिया गया था। और इन शिप्स की वेपन पैकेज की बात करें तो इसमें प्राइमरीली ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल और बैरक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होने वाली है। इससे पहले इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 15A क्लास के अंदर या प्रोजेक्ट 15 के अंदर जिन डिस्ट्रॉयर्स को बनाया गया था, ये उनके मुकाबले काफ़ी हद तक इंडिजिनस वेसल होने वाला और इसमें काफ़ी हद तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन वेसल्स में अभी कुल मिलाकर 72% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने का बात किया गया, जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। और इसी क्लास की आखिरी वेसल जिसका नाम INS सूरत होने वाला है, उसे भी आने वाले 1 साल के अंदर ही नेवी को डिलीवर किया जा सकता है। इसको 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया था और अभी इसकी आउटफिटिंग एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और आने वाले 10 महीनों के अंदर साइज को तैयार कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन को लेके है। कल से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से रिपोर्ट करना स्टार्ट किया गया था कि हमारी सुखोई में अभी एक नई AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम विरूपक्ष होने वाला है। और बेसिकली जो नया रडार अभी सुखोई में इंटीग्रेट होने वाला है, ये सुपर सुखोई प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है, जिसके लिए अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिसीजन लिया गया था और टोटल 260 ऑपरेशन सुखोई में से इनिशियली 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिनको लगभग 2 अलग अलग बैच में अपग्रेड करना स्टार्ट किया जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उस पर हम दोबारा बातचीत नहीं करेंगे। अभी हम ये जो नया रडार सामने आया जिसका नाम विरूपक्ष है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये सुना था कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में सुखोई के अंदर उत्तम AESA रडार की एक स्केल्ड अप वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम उत्तम मार्क 3 रडार होगा। तो अभी जब मीडिया की तरफ से विरूपक्ष नाम के एक अलग ही रडार का नाम सामने आए, इसके बाद काफी सारा था जिसका नाम विरूपक्ष है या फिर ये उत्तम AESA रडार की मार्क 3 वेरिएंट का एक नया नाम होने वाला है, जिसको अभी विरूपक्ष कहा जा रहा है।
अब आज तक कभी भी DRDO की तरफ से ऐसी कोई भी रडार को डेवलप करने की बात नहीं कही है जिसका नाम विरूपक्ष था। तो अचानक से जब एक नया नाम सामने आ रहा है तो कन्फ्यूजन होना आम बात है। अब जब मैं एरो इंडिया शो देखने गया था, उसका 2-3 व्लॉग भी मैंने इस चैनल पर डाला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा है। तो अगर आप वो ब्लॉग्स अच्छे तरीके से देखेंगे तो उसमें पहले लाइन में जो एयरक्राफ्ट खड़े थे उसकी एंड में आखिरी जो 3 एयरक्राफ्ट थे उसमें बीच में एक एयरक्राफ्ट खड़ा था जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए रडार्स को टेस्ट किया जा रहा था। और सेम एयरक्राफ्ट को उत्तम एसा रडार की इनिशियल टेस्टिंग के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जब उत्तम एसा रडार की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा था उसकी टेस्टिंग के लिए इसी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि सबसे पहले इसी की नोज सेक्शन में उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करके सारे टेस्टिंग को कंप्लीट किया गया था और उसके बाद जाके इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया गया था। और अगर आप गौर से इस एयरक्राफ्ट की नोज सेक्शन को देखेंगे जहां पर रडार को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था उसमें विरूपक्ष लिखा गया है। अब इस बात से कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है कि या तो इस एयरक्राफ्ट का नाम विरूपक्ष है या फिर जिस नई रडार को इसमें इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था उसका नाम विरूपक्ष होने वाला है, जो कि शायद उत्तम एसा रडार का जो मार्क 3 वेरिएंट होगा वो रडार हो सकता है, फिर कोई नया रडार हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जिस भी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से खबर पब्लिश किया गया था उनसे शायद थोड़ी गलती हो गई। जब इस एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने पता लगा तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के नाम से रजिस्टर था और इसे रडार टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एरो इंडिया 2023 में जब इसको डिस्प्ले किया गया था तो तब इसमें मिराज 2000 की नोज सेक्शन को फिट किया गया था जिसमें एक एसा रडार की टेस्टिंग चल रही थी, जो कि कभी भी उत्तम एसा रडार की मार्क 3 वेरिएंट नहीं हो सकता या फिर कोई नया रडार भी नहीं हो सकता जिसको सुखोई में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया, क्योंकि सुखोई का जो नोज सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है जिसमें 1500 से ज़्यादा TR मॉड्यूल वाली रडार को फिट किया जा सकता है और इतना बड़ा रडार मिराज 2000 की नोज सेक्शन में फिट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो विरूपक्ष नाम था ये रडार का नाम नहीं था, क्योंकि तब भी ये नाम उस एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन पर लिखा हुआ था। और अगर आप गौर से देखेंगे तो एरो इंडिया में जब इस एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था तो इसके रजिस्ट्रेशन में इसका नाम विरूपक्ष बताया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जो एयरक्राफ्ट था उसी का नाम विरूपक्ष था। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही होने वाले कि जो रडार अभी सुखोई में इस्तेमाल होने वाली वो पहले की तरह उत्तम एसा रडार की मार्क 3 वेरिएंट होने वाली, जिसको अभी एक तरीके से विरूपक्ष के नाम से मिसकोट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।